जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सिट्रिक एसिड साइकिल के रिएक्शंस को देखा। अब हम बात करेंगे कि ये सिट्रिक एसिड साइकिल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सेल, अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द बॉडी, इसको कैसे अप रेगुलेट या डाउन रेगुलेट किया जाता है। कब इसकी जरूरत पड़ती है तो ये चलता है, कब इसकी जरूरत नहीं पड़ती तो इसको हॉल्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो रेगुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, इसमें जो सबसे पहले एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, जो प्रेपरेटरी स्टेप का एंजाइम था जिसने पायरुवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट किया था। तो सिट्रिक एसिड साइकिल की रेगुलेशन करने के लिए सेल टारगेट करता है इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को, और ये जो एंजाइम है इसकी रेगुलेशन डिफरेंट मेथड्स से की जाती है। नंबर एक, एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या होती है? जैसे आप कहते हैं कि एंजाइम की एक्टिव साइट होती है जहां पे सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है, इसी तरह एंजाइम्स की एक एलोस्टेरिक साइट होती है जहां पर कोई ऐसी सब्सटेंस आके अटैच होती है कि जिसके अटैच होने से एंजाइम की एक्टिविटी या तो रुक जाएगी या शुरू हो जाएगी। इस रेगुलेटरी साइट को एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है। तो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज की एलोस्टेरिक रेगुलेशन किन किन एजेंट्स के जरिए होती है? तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ NADH and acetyl CoA informs the enzyme that energy needs of the cell have been met, or that the fatty acids are being degraded to produce acetyl CoA and NADH। कि अगर सेल में NADH याद रखें, ये सिट्रिक एसिड साइकिल की एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि एक दफा सिट्रिक एसिड साइकिल चलता है तो 3 NADH प्रोड्यूस होते हैं। सेल में NADH की वाफर मिकदार का प्रेजेंट होना ये इस बात की निशान नहीं करता है कि फर्दर सिट्रिक एसिड साइकिल को चलाने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर एसिटाइल कोए जमा हो गया है सेल में तो क्या होगा? इसका मतलब है कि जब तक पहले वाला एसिटाइल कोए प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक इस एंजाइम को रोक दिया जाए ताकि फर्दर एसिटाइल को एंजाइम ना बने। तो या तो NADH accumulate हो जाए या एसिटाइल को accumulate हो जाए। इन ईदर केस देयर इज नो नीड टू मेटाबोलाइज पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोए। इससे क्या होगा कि ये दोनों सबस्ट्रेट्स पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देंगी ताकि जो पायरुवेट है वो किसी और मकसद के लिए यूटिलाइज हो जाए, वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट ना हो। इसके अलावा इस एंजाइम की रेगुलेशन होती है बाय कोवलेंट मॉडिफिकेशन। द की मीन्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स इज कोवलेंट मॉडिफिकेशन। और कोवलेंट मॉडिफिकेशन होती है किस सूरत में? कोवलेंट बॉन्ड के जरिए इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज की जब फास्फोरिलेशन हो जाएगी, और वो कौन करवाएगा? पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज काइनेज 1 PDK, तो ये एंजाइम स्विच ऑफ हो जाएगा। और जब इसकी डीफास्फोरिलेशन होगी तो ये एंजाइम फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। और डीएक्टिवेशन के बाद डीफास्फोरिलेशन कौन करवाएगा? पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज फॉस्फेटेज। यानी कि ये दोनों एंजाइम्स पायरुवेट सॉरी ये दोनों एंजाइम्स पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज की रेगुलेशन कर रहे हैं। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज काइनेज इसमें एक फॉस्फेट ऐड करता है और इसको स्विच ऑफ कर देता है। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज फॉस्फेटेज इसमें से फॉस्फेट निकाल कर इसको फिर से एक्टिवेट कर देता है। यही बात यहाँ पे आपको बताई गई है। बोथ द काइनेज एंड फॉस्फेटेजेस आर रेगुलेटेड देमसेल्व्स। कहता है ये जो काइनेज और फॉस्फेटेज है, काइनेज जिसने फॉस्फेट ऐड किया, फॉस्फेटेज जिसने रिमूव किया, इनकी एक्टिविटी कैसे कंट्रोल होती है? कंसिडर मसल दैट इज बिकमिंग एक्टिव आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट। एट रेस्ट द मसल विल नॉट हैव सिग्निफिकेंट एनर्जी डिमांड। लेकिन जैसे ही आप अपने मसल्स को एक्टिवेट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने एक स्प्रिंग किया, आपने रनिंग स्टार्ट कर दी, तो मसल की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। कंसिक्वेंटली द NADH और NAD पॉजिटिव की जो रेशो है, इसी तरह एसिटाइल को ए और को ए की जो रेशो है, ATP to ADP रेशो, दे विल बी
high. These high ratios promotes phosphorylation. ड्यूरिंग रेस्ट जब मसल की एनर्जी डिमांड कम है, NADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चलेंगे तो एक एक NADH के बदले 3-3 ATP बनने हैं। जब मसल एट रेस्ट है तो NADH जो है वो ATP में कन्वर्ट नहीं हो रहे, यानी कि मेटाबोलाइज नहीं हो रहे। ATP टूट के ADP में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो ATP की कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, NADH की कंसंट्रेशन भी ज्यादा है। तो ये सारी हाई कंसंट्रेशन क्या करेंगी, फास्फोरिलेशन को प्रमोट करेंगी और ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स डीएक्टिवेट हो जाएगा। और जब इसका रिवर्स होगा तो डीफास्फोरिलेशन हो जाएगी, यानी कि फॉस्फेटेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज को एक्टिव कर दिया जाएगा। तो ये बात, इसके अलावा फास्फेटेज की एक्टिविटी जो है ये कैल्शियम आयंस से भी कंट्रोल होती है। कैल्शियम आयंस आपको पता है मसल कंट्रैक्शन का सिग्नल भी देते हैं। तो हाई कैल्शियम आयंस का मतलब है कि मसल्स एक्टिव है, और मसल्स एक्टिव है तो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज फास्फेटेज को एक्टिव रखा जाए ताकि पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज काम करता रहे और क्रेब्स साइकिल चलता रहे। तो मेन एंजाइम जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए टारगेट किया जा रहा है, दैट इज पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। इसके अलावा आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज, अभी हमने रिएक्शंस पढ़े थे पिछले लेक्चर में। ये वही दो एंजाइम्स हैं जो कंजक्टिव ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो इनको भी एलोस्टेरिकली कंट्रोल किया जाता है। फर्स्ट टू एंजाइम द साइकिल टू जनरेट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। तो इनकी एक्टिविटी कैसे रेगुलेट होती है, यहाँ पे स्केच के अंदर देखें। एटीपी और NADH, यानी कि अगर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं तो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एलोस्टेरिकली इनहिबिट हो जाएगा। नेगेटिव साइन का मतलब है इनहिबिट। और अगर एटीपी टूट जाएंगे, एडीपी की कंसंट्रेशन ज्यादा होने लगेगी तो ये इसको प्लस साइन का मतलब है एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन अल्फा कीटोग्लूटारेट में एडीपी का रोल नहीं है, सिर्फ एटीपी, सेक्सिनाइल CoA और NADH की हाई कंसंट्रेशन इसको एलोस्टेरिकली इनहिबिट करती है। और इसी तरह ये जो पिछला प्रिपरेटरी एंजाइम था उसकी भी एलोस्टेरिक इनहिबिशन होती है एटीपी, एसिटाइल CoA और NADH से, और एक्टिवेशन होती है एडीपी और पायरुवेट से। So these are the different enzymes which are targeted to control the rate of citric acid cycle according to the needs of the cell.